पिछले साल कश्मीर में 25 पर्यटकों की जान गई। और अगर मैं कहूं कि इसका सीधा असर आज हमारे बैंक अकाउंट्स की सुरक्षा पर पड़ रहा है तो लोग कहेंगे कि आप क्या अजीब सी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सुनने में ये बात बिल्कुल बेतुकी लग सकती है, लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक यही समझने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सैन्य रणनीति से लेकर हमारे स्मार्टफोन के अंदर लगी 3D माइक्रोचिप और संसद में गूंजने वाले विशेषाधिकार के मुद्दे, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा का मतलब अब सिर्फ सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी करना नहीं रह गया है। एकदम सही। और आज के हमारे स्रोत भी काफी विविध हैं। अखबारों की रिपोर्ट, संपादकीय और सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत ही अहम टिप्पणियां। तो आज की चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही है कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखी जाए। बिल्कुल। सिविल सेवा की तैयारी हो या सिर्फ एक जागरूक नागरिक बनना हो, घटनाओं को अलग अलग खानों में रखकर देखने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हो या घरेलू फैसले, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो फिर चलिए शुरुआत उसी कश्मीर वाले पहलू से करते हैं। पहलगाम के बाइसरन जंगलों में जो दुखद हमला हुआ था, उसके बाद सुरक्षा ग्रिड में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देखा गया है। हाँ, टेरेन डोमिनेंस वाला बदलाव। वही, मतलब सड़कों की सुरक्षा से ध्यान हटाकर अब सेना पहाड़ियों की चोटियों यानी रिजेस पर कब्जा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी काफी सामने आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था, अचानक ये टेरेन डोमिनेंस इतना अहम क्यों हो गया? पहले भी तो सेना वहीं थी। देखिए, सेना वहां थी, ये सही है, लेकिन तैनाती की रणनीति काफी पारंपरिक थी। पहले हमारा फोकस मुख्य रूप से सड़कों, हाईवे और शहरी इलाकों की सुरक्षा पर होता था। मतलब जो नीचे के इलाके हैं। बिल्कुल, लेकिन पहलगाम हमले ने एक बहुत बड़ी खामी उजागर कर दी। घुसपैठिए अब पारंपरिक रास्तों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। वो पीर पंजाल के घने जंगलों और ऊंचाई वाले रास्तों से आ रहे हैं। अच्छा, तो वे ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। हाँ, और सामरिक दृष्टि से सीधी सी बात है, जब आप नीचे सड़क पर होते हैं और दुश्मन ऊंचाई पर होता है तो आप हमेशा नुकसान में होते हैं। इसीलिए रणनीति पूरी तरह बदली गई है। अब 3000 से 9000 फीट ऊंची चोटियों पर 43 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं। ओहो, 43 बेस, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि जो रास्ते पहले खुले छूट जाते थे, अब उन चोक पॉइंट्स को ऊपर से ही ब्लॉक किया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ चोटियों पर बैठने से घुसपैठ पूरी तरह कैसे रोकेगी? मतलब जो लोग नीचे हैं, जो पर्यटन के नाम पर आ जा रहे हैं, उनके जरिए भी तो खतरा हो सकता है। हाँ, कोई भी अनजान व्यक्ति गाइड बनकर उस इलाके में दाखिल हो सकता है। बिल्कुल, तो उसे कैसे रोकेंगे? इसी खामी को दूर करने के लिए भौतिक सुरक्षा के साथ-साथ एक ह्यूमन फायरवॉल तैयार किया जा रहा है। ह्यूमन फायरवॉल, ये दिलचस्प शब्द है। हाँ, देखिए, 50,000 से अधिक पोने वालों, गाइडों और पर्यटन से जुड़े लोगों को आधार लिंक्ड QR कोड जारी किए गए हैं। अच्छा, मतलब डिजिटल ट्रैकिंग। बिल्कुल। अब ये कोई सामान्य पहचान पत्र नहीं है। इस QR कोड को स्कैन करते ही उस व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड चेक, पुलिस वेरिफिकेशन और डेटाबेस तुरंत सामने आ जाता है। डेटा और पहचान का ये प्रबंधन उस पूरे इलाके के लिए एक डिजिटल ढाल का काम कर रहा है। वाह। और जब कूटनीतिक रास्ते बंद होते हैं तो ये तनाव सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता है ना, हवा में भी पहुंच जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो टिट फॉर टैट हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लगा है, वो इसी का नतीजा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये कूटनीतिक दबाव का एक सीधा उदाहरण है। हमारी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो को अपने पश्चिमी देशों के रूट के लिए अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसका तो सीधा असर उनके ईंधन खर्च और ऑपरेशंस पर पड़ रहा होगा। देखिए, जब भी दो देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला और सीधा वार आर्थिक हितों पर ही होता है। सिविल एविएशन को रोकना कूटनीतिक दबाव बनाने का एक बहुत पुराना तरीका है। सही बात है। अच्छा, कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए तो हमने QR कोड वाला ह्यूमन फायरवॉल बना दिया, लेकिन जिस डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां दुश्मन बिना कोई सीमा पार किए सीधे हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, साइबर क्राइम आज की सबसे बड़ी चुनौती है। और डेटा देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी S4C का गठन किया है, उसके आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में साइबर अपराध 120% बढ़ गए हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है। लेकिन
ये S4C एक आम पुलिस स्टेशन से अलग कैसे काम करेगा? देखिए, एक आम पुलिस स्टेशन हत्या या चोरी जैसे भौतिक अपराधों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ। वहाँ अपराध की एक भौगोलिक सीमा होती है। हाँ, कि इस इलाके का थाना है। बिल्कुल। Okay. लेकिन साइबर अपराध में अपराधी जामताड़ा में बैठा हो सकता है, उसका सर्वर रूस में हो सकता है और पीड़ित आपके पड़ोस में दिल्ली में हो सकता है। ओहो, तो सीमाएं खत्म हो गई। एकदम। S4C का गठन इसी भौगोलिक सीमा को तोड़ने के लिए किया गया है। ये पारंपरिक पुलिसिंग नहीं है, ये साइबर इंटेलिजेंस, दूरसंचार कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर के साथ रियल टाइम डेटा साझा करने का एक कमांड सेंटर है। मतलब सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इस बैंकिंग सेक्टर की जवाबदेही का एक बहुत बड़ा उदाहरण मुझे नरेश मल्होत्रा का मामला लगता है। हाँ, वो डिजिटल अरेस्ट वाला केस। जी, 78 साल के एक रिटायर्ड बैंकर को ठगों ने हफ्तों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनके 22 करोड़ 9 लाख रुपए ठग लिए। 22 करोड़, सोचिए जरा। बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ जो फैसला आया वो ध्यान खींचता है। आरबीआई ओम्बुड्समैन ने इस मामले में 5 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पीड़ित को 1.31 करोड़ रुपए लौटाएं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। वही तो मैं सोच रहा था। आमतौर पर तो माना जाता है कि अगर ग्राहक ने ओटीपी दे दिया या खुद पैसे ट्रांसफर किए तो गलती उसकी है, फिर बैंक क्यों जुर्माना भरे? क्योंकि ये फैसला जवाबदेही की दिशा बदलता है। जांच में सामने आया कि ठगों ने उन 5 बैंकों में बड़ी संख्या में म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी खाते खोल रखे थे। अच्छा, पैसे घुमाने के लिए? हाँ, अब आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति 22 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम अचानक से अलग-अलग अनजान खातों में ट्रांसफर कर रहा है, तो बैंकों के सिस्टम में कोई रेड फ्लैग या चेतावनी जनरेट नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। सिस्टम को रोकना चाहिए था। बस यही बात है। इन बैंकों के केवाईसी नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में गंभीर खामियां थीं। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल सुरक्षा सिर्फ ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब बैंकों को भी अपना सिस्टम टाइट करना होगा। बिल्कुल। अगर बैंक अपने सिस्टम को संदिग्ध लेन देन पकड़ने लायक नहीं बनाएंगे तो वित्तीय नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। सही है। जब एक नागरिक का पैसा डूबता है तो घरेलू सिस्टम हिलता है, लेकिन जब पश्चिम एशिया में संकट आता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर इकोनॉमी पर है। मूडीज की नई रिपोर्ट साफ बता रही है कि खाड़ी क्षेत्र के तनाव से भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और रेमिटेंस पर भारी असर पड़ेगा। रुपए में जो 8.4% की वॉलेटिलिटी देखी गई है, वो शायद इसी का नतीजा है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था खाड़ी देशों पर 2 तरफा निर्भर है। पहला है हमारी ऊर्जा जरूरतें यानी कच्चा तेल, और दूसरा वहाँ काम करने वाले लाखों भारतीय जो देश में विदेशी मुद्रा यानी रेमिटेंस भेजते हैं। हाँ, रेमिटेंस हमारे लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। अब अगर वहाँ युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी और व्यापार घाटा चौड़ा होगा। रुपए की 8.4% की अस्थिरता इसी घबराहट को दर्शाती है। क्योंकि निवेशक पैसा निकाल लेते हैं। सही कहा। विदेशी निवेशक अनिश्चितता के समय उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। इस अस्थिरता के बीच अमेरिका और ईरान की जो ग्रैंड बार्गेन डील की बात चल रही है, जहां जेडी वैंस की पाकिस्तान यात्रा का भी जिक्र है, वो बिल्कुल एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह लग रही है मुझे तो। हाँ, एक बहुत बड़ा जुआ है ये। मतलब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। अगर ईरान सच में प्रतिबंधों से मुक्त होता है तो क्या इसमें भारत का कोई सीधा फायदा है? इस डील में भारत के स्टेक बहुत ऊंचे हैं। अगर ईरान का तेल वापस वैश्विक बाजार में आता है तो कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें गिरेंगी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। एकदम संजीवनी का काम करेगी। इसके अलावा ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत का बड़ा निवेश है, जो मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा सीधा रास्ता है। प्रतिबंध हटने से उस प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी। लेकिन अगर ये डील फेल हो गई तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। आपको पता है दुनिया का 20% से ज्यादा तेल वहीं से गुजरता है। बाप रे। और समुद्र में तो कोई दीवार होती नहीं है कि आप किसी को रोक लें। मुझे उस फेलिसिटी या तोस्का ईरानी टैंकर वाले मामले की याद आ रही है। हाँ, वो भी एक बहुत दिलचस्प कानूनी मामला है। ये टैंकर कथित तौर पर भारत के लिए तेल ला रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ही रोक लिया और पकड़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी दूसरे देश के वाणिज्यिक जहाज़ों को इस तरह रोकने की इजाज़त कैसे मिल जाती है? यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के 2 बहुत अहम सिद्धांत आते हैं।
पहला है सैन रेमो मैनुअल और दूसरा है प्राइस लॉ। ये सैन रेमो मैनुअल क्या है? सैन रेमो मैनुअल नौसैनिक युद्ध के नियमों का एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये कहता है कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति में एक देश के युद्धपोत दूसरे दुश्मन देश के वाणिज्यिक जहाज़ों को रोक सकते हैं, उनकी तलाशी ले सकते हैं। अच्छा, और अगर उसमें कुछ संदिग्ध मिले तो अगर वे युद्ध सामग्री या कोई प्रतिबंधित चीज ले जा रहे हैं तो वे उन्हें जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन पकड़े गए जहाज का होता क्या है? क्या वो बस अमेरिका की संपत्ति बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे कानूनी रूप से अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए ही प्राइस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, प्राइस लॉ ये कैसे काम करता है? अमेरिका को उस जहाज को अपने घरेलू प्राइस कोर्ट में पेश करना होगा। ये अदालत तय करेगी कि जहाज को वैध रूप से पकड़ा गया है या नहीं। मतलब एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर अदालत मोहर लगाती है तभी उस जहाज और उसके सामान की नीलामी हो सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस कानून का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है, लेकिन कानूनी ढांचा आज भी मौजूद है। क्या बात है। जब दुनिया भर के समुद्री रास्तों और भू राजनीति में इतनी अनिश्चितता है तो ऐसे में घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था का पहिया बिना रुके घुमाते रहना और भी जरूरी हो जाता है ना? हाँ, घरेलू स्थिरता बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए आरबीआई ने ई मैंडेट की सीमा बिना एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन या एएफए के 1 लाख रुपए कर दी है। अब इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड जैसी चीजों के लिए बार बार ओटीपी नहीं डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वैश्विक झटकों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि घरेलू खपत और निवेश को जितना हो सके उतना सुगम बनाया जाए। मतलब प्रोसेस में कोई रुकावट ना हो। हाँ, अगर एक आम नागरिक को हर महीने अपनी निवेश की किस्त या बीमा का प्रीमियम भरने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े तो सिस्टम धीमा हो जाता है। 1 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने से घरेलू वित्तीय बाजार में लिक्विडिटी बिना किसी रुकावट के बनी रहेगी। सही बात है। अच्छा, अर्थव्यवस्था चाहे घरेलू हो या वैश्विक, आज की तारीख में वो जिस बुनियादी ढांचे पर टिकी है वो है डीप टेक और सेमीकंडक्टर्स। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा में भारत का पहला 3D ग्लास चिप पैकेजिंग प्लांट बन रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल हमारे शहरों के विकास जैसा लगता है। जब जमीन खत्म हो जाती है तो हम एक मंजिला घरों की जगह गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर देते हैं। चिप्स के मामले में ये 3D कॉन्सेप्ट कैसे काम करता? आपकी तुलना बहुत सटीक है। देखिए, दशकों से सिलिकॉन वैली मूर के नियम पर चल रही थी। मूर का नियम मतलब हर 2 साल में पावर डबल हो जाएगी। हाँ, उनका मानना था कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन अब एक सीमा आ गई है। कैसी सीमा? जगह की? जगह की और फिजिक्स की, जहां ट्रांजिस्टर को और छोटा करने पर भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पैदा होती है। अच्छा, तो चिप जल सकती है? बिल्कुल। इसलिए चिप्स को क्षैतिज रूप से फैलाने के बजाय उन्हें एक के ऊपर एक वर्टिकल रूप से स्टैक किया जा रहा है, जैसे आपकी गगनचुंबी इमारतें। वाह! और इस ओडिशा प्लांट में जो ग्लास सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है वो पारंपरिक सिलिकॉन से बहुत बेहतर है। ये कम गर्मी पैदा करता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। क्या बात है। और इन पावरफुल चिप्स की सबसे ज्यादा जरूरत आज शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है। हाँ, एआई को तो भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। लेकिन ये एआई अब एक बहुत बड़ा संकट भी बन रहा है। मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट यानी एसजीआई के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। हाँ, डीप फेक्स को लेकर काफी चिंताएं थीं। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन पर लगातार और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला लेबल लगाना होगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक लेबल चिपका देने से लोग सच और झूठ का फर्क समझ जाएंगे? यही इस नियम की सबसे बड़ी चुनौती है ना? देखिए, जब कोई डीप फेक वीडियो या ऑडियो बिल्कुल असली लगता है तो वो हमारी तर्क शक्ति को बाईपास करके सीधे हमारी भावनाओं पर वार करता है। लोग जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल। मंत्रालय का ये नियम इसलिए आया क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म सिर्फ एक छोटा सा वाटरमार्क कोने में लगा देते थे जिसे कोई ध्यान नहीं देता था। अब लेबल को पूरे समय स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। लेकिन क्या ये काफी है? एक कड़वा सच ये है कि कई बार लोग जानते हैं कि वीडियो फर्जी है, फिर भी अगर वो उनके राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा से मेल खाता है तो वे उसे शेयर करते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। इसीलिए सिर्फ तकनीकी लेबलिंग काफी नहीं है,
समाज में एक बहुत गहरी डिजिटल साक्षरता की जरूरत है। सही कहा। इन तकनीकों और समाज के तेजी से बदलते स्वरूप को संभालने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है। और हमारे देश का सबसे बड़ा लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा संविधान है, जो हर नए जटिल मामले के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। बहुत खूब कहा, संविधान सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हाल ही में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया क्योंकि उसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। हाँ, ये काफी बड़ी राजनीतिक घटना थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इस कदम को भ्रूण हत्या कहा, जिसके जवाब में कांग्रेस ने उनके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। अगर हम राजनीति को किनारे रखकर विशुद्ध रूप से संवैधानिक नजरिए से देखें तो किसी के बयान पर यह प्रिविलेज मोशन कैसे काम करता है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों को संसद के भीतर बोलने की आजादी और कुछ विशेषाधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी सांसद बिना किसी डर, दबाव या बाहरी धमकी के अपना वोट दे सके। तो इसमें कांग्रेस का तर्क क्या है? कांग्रेस का तर्क ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके वोटिंग पैटर्न को भ्रूण हत्या जैसा गंभीर शब्द कहना सांसदों के स्वतंत्र रूप से वोट करने के अधिकार को डराने या उस पर दबाव बनाने का प्रयास है। अच्छा, मतलब ये डराने के दायरे में आता है या नहीं, ये बहस है। बिल्कुल, ये बहस इसी बात पर है कि सदन के भीतर राजनीतिक आलोचना की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और विशेषाधिकार का हनन कहाँ से शुरू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत गहरी संवैधानिक बहस चल रही है। सबरीमाला मामले में 9 जजों की बेंच। यहाँ तो सीधा टकराव आर्टिकल 25(2) और आर्टिकल 26 के बीच लग रहा है। हाँ, ये भारतीय संविधान के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। एक तरफ राज्य का सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है और दूसरी तरफ धार्मिक समूहों की अपनी स्वायत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर धार्मिक समूहों को मंदिर में किसी को भी बैन करने की पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई तो गृह युद्ध या सिविल वॉर हो सकता है। ये शब्द बहुत भारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भारी शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है ताकि मामले की गंभीरता समझी जा सके। अच्छा, देखिए, आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की आजादी देता है, लेकिन क्या इस आजादी के नाम पर किसी विशेष जाति, वर्ग या महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है? ये तो समानता के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इस स्वायत्तता को पूर्ण मान लेता है तो ये संविधान के मूल ढांचे यानी समानता और छुआछूत के खात्मे को ही नष्ट कर देगा। कोर्ट ये स्थापित कर रहा है कि धार्मिक परंपराओं के नाम पर आप समाज के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उससे असंतोष फैलेगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सामाजिक असंतोष इतना बढ़ जाएगा कि वो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। और जब हम शांति और व्यवस्था की बात करते हैं तो 2 बहुत ही विरोधाभासी मामले सामने आते हैं। नोएडा में एक मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस को फटकार लगाता है कि उन्होंने एफआईआर में धारा 153(b) यानी हेट क्राइम की धारा क्यों नहीं लगाई जी। लेकिन ठीक उसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है जो गोकशी के एक आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाए जाने को सही ठहराता है, ये कहकर कि इससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है। एक आम नागरिक इन दोनों मामलों में कानून के इस अलग अलग रुख को कैसे समझे? इसे समझने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के बीच का तकनीकी अंतर समझना होगा। इन्हें 2 गोल घेरों की तरह सोचिए। 2 घेरे। कानून व्यवस्था बड़ा घेरा है जिसमें आम अपराध आते हैं। पब्लिक ऑर्डर उसके अंदर का एक छोटा लेकिन ज्यादा संवेदनशील घेरा है जहां अपराध इतना गंभीर होता है कि पूरे समाज की शांति खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, तो कोर्ट इन दोनों को अलग अलग देख रहा है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि धर्मगुरुओं पर हमला सिर्फ एक साधारण मारपीट नहीं थी, बल्कि ये 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने वाला कृत्य था, इसलिए इसे हेट क्राइम माना जाना चाहिए। और गोकशी वाले मामले में दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि गोकशी की घटना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बड़े समुदाय की भावनाओं को भड़काने और शहर में दंगा या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए इस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी रासुका लगाना वैध है। अदालतें अपराध के प्रभाव के दायरे के आधार पर फैसले लेती हैं। समझ गया। अच्छा, समाज में किसे क्या अधिकार मिलेंगे ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो नागरिक है या नहीं। परन्या कुरैशी का मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो OCI कार्ड वाला मामला। जी, वो एक अमेरिकी नागरिक हैं, उनके पास PIO कार्ड था, लेकिन सरकार ने उसे OCI में बदलने से मना कर दिया क्योंकि उनकी मां पाकिस्तानी मूल की थी। अब वो भारत में एक तरह से विदेशी मान ली गई हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा 7A यहाँ कैसे काम कर रही है?
देखिए, 2015 में सरकार ने पीआईओ और ओसीआई कार्ड्स को मिला दिया था, लेकिन नागरिकता अधिनियम की धारा 7A में एक बहुत सख्त प्रावधान है जो सीधे हमारे विभाजन के इतिहास से जुड़ा है। क्या कहता है वो प्रावधान? ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हैं, तो वो व्यक्ति ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। अच्छा, तो वर्तमान नागरिकता से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्निया कुरैशी आज एक अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी नां का पाकिस्तानी मूल होना ही इस धारा के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए काफी है। वाह, नागरिकता की बात तो हो गई, लेकिन उनका क्या जिनका कोई स्थायी पता ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 13 मिलियन घुमंतू चरवाहों जैसे गुज्जर, बकरवाल के संरक्षित जंगलों में चराई के अधिकारों पर स्टडी करने को कहा है। ये पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक आजीविका के बीच का एक बेहद पुराना टकराव है। सदियों पुराना। हाँ, ये घुमंतू समुदाय सदियों से अपने पशुओं को लेकर जंगलों से गुजरते रहे हैं, लेकिन जब आधुनिक कानूनों के तहत किसी जंगल को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ इंसानों और पशुओं के प्रवेश पर पाबंदी लग जाती है। तो उनकी आजीविका का क्या? यही तो मुद्दा है। इस स्टडी का मकसद ये समझना है कि क्या वन्यजीवों के संरक्षण के साथ साथ इन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि इनकी आजीविका खत्म न हो। और इन घुमंतू चरवाहों से लेकर स्मार्ट शहरों में रहने वाले नागरिकों तक किसी के लिए भी नीतियां तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास सही डेटा ना हो, है ना? डेटा ही आज के समय का तेल है। बिल्कुल। इसीलिए 2027 की जनगणना का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अब शुरू हो गया है, जहां शिक्षक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, जनगणना सिर्फ आबादी गिनने का काम नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक एक्सरे है। एक्सरे, सही कहा। लोग किस तरह के घरों में रह रहे हैं, उनके पास पीने का पानी है या नहीं, वे कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सारा डेटा ही अगले 10 सालों तक देश की हर कल्याणकारी योजना का आधार बनता है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? चाहे वो नीतियां बनाने के लिए 2027 की जनगणना का डेटा हो, कश्मीर की पहाड़ियों में घुसपैठ रोकने के लिए QR कोड वाले पोनी वाले हों, या हमारे सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले AI एल्गोरिदम्स हों, हम पूरी तरह से डेटा पर निर्भर हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है, जब डेटा और एल्गोरिदम हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से को कंट्रोल करने लगेंगे, तब क्या हमारे मौजूदा संवैधानिक अधिकारों को इस नए डिजिटल युग के हिसाब से पूरी तरह से फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये एक बहुत ही गहरा और डराने वाला सवाल है। हमारा ये लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस नए डिजिटल वायरस से निपटने के लिए तैयार है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार किसी नए विश्लेषण में फिर मिलेंगे।